मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी सभी वीडियोस को देख लिया है या फिर आपका जो सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कर लिया है इन शॉर्ट मेरी वीडियोस के थ्रू या फिर आपने खुद से। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी वीडियोस की तरह। इस वीडियो के अंदर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, इसको आप गैस पेपर भी बोल सकते हो, ज्योग्राफी का, जो आपका 2 मार्च को एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपने पढ़ लिया है, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको रैंडमली कोई पेपर दे दे जैसा आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इसी पेपर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बाद आंसर्स दिखाऊंगा। तो आपको इस सैम्पल पेपर को कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे उनको अटैम्प्ट कर लेना। बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको फुल अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उनके पॉइंट्स अपने यहाँ पर नोटबुक में लिख लेना कि ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। कल को अगर सेम एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं ये सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पर लिखूंगा या फिर लिखूंगी अपने एग्जाम के अंदर। तो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जब मैं आंसर दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको क्रॉस चेक करना है कि आप कैसे यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर जो भी बच्चों को डाउट होते हैं काफ़ी सारे कि भाई किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, पहले कौन से सेक्शन को हम करें, हर सेक्शन को करने की कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, आंसर्स को कैसे लिखें, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करें, जो कि बहुत बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि कैसे यहाँ पर हमें आंसर्स को प्रेजेंट करना है जिससे हमें फुल मार्क्स मिले हर आंसर के अंदर। ठीक है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए आंसर्स को लिखते टाइम, हमें कैसे प्रेजेंट करना है, कोई यहाँ पर क्वेश्चन अगर हमको नहीं भी आ रहा है तो कैसे हम उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उसके बारे में लिख के आए, मैप को कैसे फिल करना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे मिल रहे हैं, टाइम तो काफ़ी मिल रहा है, बट तब भी उस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है। तो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होंगे। तो आप इस वीडियो को दो वीडियो का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। पहला यहाँ पर एक तरीके से जो ज्योग्राफी का पेपर है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, ताकि आप एक बहुत ही बढ़िया आंसर लिख के आओ और आपका पेपर एक बढ़िया नंबर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ाई हम सब ने कर ली है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उस पढ़ाई को हमें यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चलिए फिर लास्ट तक देखना स्टार्ट करेंगे। 50 से यहाँ पर 40 से 50 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करूँगा तो हमारा जो पेपर आएगा वो यहाँ पर 3 घंटे मिलेंगे, 70 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी हैं। पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, A B C एंड D। यहाँ पर सेक्शन नंबर ए होगा 1 to 17, सेक्शन नंबर ए के अंदर 1 to 17 होगा। यहाँ पर 1 to 17 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, सारे के सारे मैंडेटरी हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 मार्क के, देखो 14 मार्क के डायरेक्ट एमसीक्यूज है, 3 मार्क के आपको एक सोर्स दे देंगे, उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन भी हमारा क्या है, 18 to 29 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। उसके बाद 18 एंड 19 जो क्वेश्चन है दैट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 to 28 आर लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन, 120 से 150 वर्ड्स में आपको करना है। उसके बाद जो सेक्शन डी है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है 29 एंड 30 जो क्वेश्चन है सेक्शन डी वो मैप के बारे में, मैप बेस्ड क्वेश्चन हैविंग 5 सब पार्ट्स। तो ये हमारा होने वाला है, यानी 30 टोटल क्वेश्चन है। इनमें से आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं, लॉन्ग भी मिल रहे हैं, सोर्स बेस्ड भी मिल रहे हैं, और यहाँ पर सोर्स बेस्ड मिल रहे हैं और मैप भी आपको मिल रहा है। ठीक है, सभी की सभी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अभी भी टाइम है, आपको कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। एटलीस्ट जो यहाँ पर रिवीजन वाली वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं, दोनों की दोनों, उनको कर लेना और मैप वाली वीडियो को भी कर लेना। इतना आपके लिए इनफ होगा अगर आपके पास टाइम कम है और आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अब स्टडी करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जब भी मैं आपको आंसर समझाऊंगा मैं आपको बताता चलूंगा कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। देखो एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो डाउट है, कैसे यहाँ पर आपको सेक्शन कैसे करें, मतलब कौन से सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करें। मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज चलना सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और पैटर्न भी आपको यहाँ पर पता चलता है, चल जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पर हम स्टडी करते हैं और पेपर का लेवल आएगा ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, तो मॉडरेट हमें देखने को मिलेगा। और देखो जिस बच्चे ने स्टडी नहीं करी उसके लिए तो सारे पेपर हार्ड ही हैं एक तरीके से, जिसने स्टडी करी है उसको पेपर इजी लगने वाला है। इजी टू मॉडरेट का यहाँ पर जो लेवल है वो पेपर का होने वाला है। यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपकी 5 मिनट इसलिए लिए ताकि मैं आपके कुछ बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए फिर हम स्टडी करते हैं यहाँ पर और पेपर पूरा एनालाइज करते हैं। ये पेपर मैंने खुद ने प्रिपेयर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखो सेक्शन 1 आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपको ऐसे लिखना है। तो आपको पहली बात तो यहाँ पर ऐसी टाइप की दी जाती है, थोड़ी ब्रॉड होती है ये, ठीक है। ये जो आपको आंसर शीट मिलती है, इसमें आपको क्या करना है, पहले आप हेडिंग दोगे ऊपर सेक्शन ए करके, उसके बाद सेक्शन ए आप हेडिंग दोगे, उसके बाद आपको लिखना है 1 का आंसर होगा, मान लो सपोज करो 1 का आंसर है ए। उसके बाद आपको उसका ऑप्शन भी लिखना है, ठीक है। इनएबिलिटी अप्रोच जो दे रखा है ऐसे करके। सेकंड का आपका जो होगा वो होगा, मान लो सपोज करके डी हो रहा है, या फिर इसका आंसर सी हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग। मैंने आंसर नहीं बताया आपको अभी भी, ठीक है, अभी आंसर नहीं बताया मैंने आपको, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद उसका ऑप्शन भी लिख के आना, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है इन दी डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, अटैम्प्ट करो। यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आंसर को यहाँ पर बताने में। आप वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कर लेना सभी आंसर्स को, ठीक है। और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा सभी आंसर्स को, बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने रिवीजन वाली वीडियोस में ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका आंसर होगा ए, इनएबिलिटी अप्रोच। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट को जो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को एक तरीके से नापने के हम बोल सकते हैं, मेजर करने के, या फिर अप्रोचेज अगर हम बोलें तो वो वेलफेयर भी है, बेसिक नीड भी है, इनकम भी है। इनएबिलिटी नहीं है, बल्कि इनएबिलिटी हमारा नहीं है, ठीक है, वो कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी मतलब एबिलिटी, इनएबिलिटी नहीं, एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी यहाँ पर सीज को कनेक्ट किया जाता है स्विस कैनाल के द्वारा। तो इसको बताओ आप कौन सी सी है। इसका आंसर होगा डी, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, ठीक है। तो रेड सी इधर है, उसके बाद ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। इसको कनेक्ट करने का काम हमारा कौन कर रहा है, स्विस कैनाल। उसके बाद यहाँ पर कौन सी कंट्री के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क की। तो कौन सी कंट्री है वो है यहाँ पर रशिया। तो रशिया में हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे की। और अगर आपसे यहाँ पर कॉन्टिनेंट पूछते तो वो होगा यूरोप, ठीक है। उसके बाद देखो एमसीक्यूज इजी आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा टाइम लगाना। देखो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो अटक मत जाना, ठीक है, वहाँ पर कि भाई आप उसी में लगे हुए हो। पहली बात तो आपको 15 मिनट दी जाएंगी। थोड़ी यहाँ पर मैं बेसिक बात कर लेता हूँ। 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है रीडिंग करने के लिए। उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है कैसे, आप सभी के सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेंट्रेट लगा के यहाँ पर एक एक तरीके से रीड कर लो। उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है ना, उनको डिसाइड कर लो कि मैं इनमें से कौन सा करने वाला हूँ, और उसी क्वेश्चन को करना जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स पता है। ये मत कर लेना पहले आप उस क्वेश्चन को करने लगे, फिर बाद में पता चला भाई मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, फिर दूसरे पे उसको कट पीट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट पे चले गए। ऐसा नहीं करना है। 15 मिनट इसलिए आपको दी जा रही है ताकि आप अच्छे से ध्यान लगा के पूरे पेपर को रीड करके समझ सको आपको कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। पेपर अगर आपको जब 15 मिनट पहले मिल रहा है, उसको अगर 2-3 क्वेश्चन, भगवान करे ऐसा ना हो, बट बाई चांस हो भी गया, 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो उसकी वजह से यहाँ पर डिमोटिवेट आपको नहीं हो जाना है कि भाई मुझे नहीं आता, क्योंकि आप उस डिमोटिवेशन के चक्कर में और भी क्वेश्चन जो आते हैं वो भी गलत कर दोगे। इसको बाद में देखेंगे, पहले मैं जो आता है वो अटैम्प्ट तो करूँ, और बाद में हो सकता है आपको याद भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स है वाइडली स्प्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो कौन से एरियाज में सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स हैं। तो यहाँ पर है गुजरात प्लेन। गुजरात प्लेन में हमें सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखो ये वाली कौन सी है, ये डिस्पर्स सेटलमेंट, रिमोट जंगल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में हमें डिस्पर्स जो सेटलमेंट है, DISPERED, डिस्पर्स सेटलमेंट हमें देखने को मिलती हैं किसमें, रिमोट जंगल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। और ये वाली दोनों जो सेटलमेंट है, मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पर कौन सी सेटलमेंट है, वो है हैमलेटेड। तो गुजरात प्लेन इसका क्या होगा, जो सेमी क्लस्टर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गुजरात प्लेन में हमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जो कि मैप से हैं। मैप वाली वीडियो को देख लेना, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर द गिवन मेजर सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सी पोर्ट्स दे रखे हैं, वेस्ट टू ईस्ट में आपको लगाना है। तो देखो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अगर हम देखें तो कौन सा यहाँ पर आएगा, तो आपने जिसने मैपिंग कर रखी है, मेरी मैप वाली वीडियोस को देखा है, आपको अगर आपने वीडियो को देखा तो आप समझ पाओगे कि कैसे आपको लगाना है। तो जो इस साइड है पहले वेस्ट में, मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर, वो हमें पहले लगाना है। तो हमें पहले अगर हम देखें तो देखो इसका आंसर क्या होगा, वो ए होगा, क्योंकि देखो पहले हमें एडन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मुंबई इंडिया के अंदर, फिर कोलंबो श्रीलंका के अंदर इस साइड,
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगापुर इस साइड, थोड़ा मतलब इस साइड, ये नीचे की साइड, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें तो पहले ये आ रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा एडन, देन मुंबई, देन यहाँ पर कोलंबो, सिंगापुर। वेस्ट टू ईस्ट देख लेना क्या गिवन है, पहले हमें वेस्ट का बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स ऑफ इंडिया। तो कौन सा रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अटैम्प्ट कर लो इसको, मैं आंसर बता रहा हूँ, तो इसका होगा डी, पुरी, पुष्कर, हरिद्वार, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखो मुंबई, सालेम, हुगली, ये कौन से, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। ये कौन से हैं, ये माइनिंग टाउन्स हैं। और वाराणसी, रूरकी और ये जो पिलानी है, ये हमारे एजुकेशनल टाउन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कब सेटअप किया गया, तो इसको किया गया था 1986 के अंदर। सो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप की गई थी 1986 में। जो इनलैंड वाटरवे होता है, मतलब कौन सा वाला, जो रिवर्स वगैरह होते हैं, रिवर्स कैनॉल्स, उनको मैनेज करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉर द गिवन आयरन और माइंस। आयरन और माइंस दे रखी है, ईस्ट टू वेस्ट आपको लगाना है, यानी कि पहले यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट आपको जाना है, ईस्ट टू वेस्ट आपको जाना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन ईस्ट टू वेस्ट। और क्या है, आयरन माइंस है। आपकी बुक में देखो मैप दे रखा है, तो आयरन माइंस हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको कोल माइंस दे रखी हैं, कॉपर की आपको रीजन्स दे रखे हैं। एटलीस्ट उनके थोड़े से मैप को हल्का सा देख लेना, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ताकि इस प्रकार का एमसीक्यू बने तो आपका ना छूटे। चलिए करते हैं इसको अटेम्प्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ईस्ट टू वेस्ट जाना है, यानी आपको पहले ईस्ट वाले बताने हैं, फिर आपको यहाँ पर वेस्ट की तरफ जाना है। आपको अगर इनके स्टेट्स भी पता है तब भी आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर जो तुमकुर है, ये कर्नाटका में। दुर्ग यहाँ पर कहाँ पर है, दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया। मयूरभंज इट इज़ इन उड़ीसा। और जो रत्नागिरी है, मयूरभंज उड़ीसा में हो गया, और रत्नागिरी है, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। अब यहाँ पर अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ तो कौन सा स्टेट यहाँ पर पहले आता है, तो उड़ीसा यहाँ पर आएगा, यानी कि हमें पहले मिलेगा देखने को ये अपना मयूरभंज, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पर दुर्ग आएगा, छत्तीसगढ़ वाला। फिर यहाँ पर आएगा कर्नाटका वाला, तुमकुर। फिर यहाँ पर रत्नागिरी। तो ये हमारा किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, दिस इज उड़ीसा, उड़ीसा वाला यानी कि मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज वाला हमारा हो गया। उसके बाद ये वाला हमारा छत्तीसगढ़ वाला यानी कि दुर्ग। उसके बाद ये कर्नाटका तुमकुर, और ये रत्नागिरी। तो यहाँ पर हमारा मयूरभंज, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो मयूरभंज, दुर्ग, तुमकुर और रत्नागिरी। तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये सही बैठ रहा है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ट्रांजिशन ऑफ ए सोसाइटी अंडर गोइंग डेमोग्राफिक चेंज। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज में हमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें से रूरल एग्रेरियन टू अर्बन इंडस्ट्रियल, रूरल इंडस्ट्रियल टू अर्बन एग्रेरियन, अर्बन इलिटरेट टू रूरल लिटरेट, और रूरल लिटरेट टू अर्बन इलिटरेट। तो इसका आंसर करेक्ट ए होगा। क्योंकि देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था कि जो रूरल एग्रेरियन है उससे हम अर्बन इंडस्ट्रियल की तरफ जा रहे थे, और जो रूरल इलिटरेट है उससे हम यहाँ पर अर्बन लिटरेट की तरफ जा रहे थे। ये था ना हमारा। तो इनमें गलत दे रखा है, इसमें तो इंडस्ट्रियल से यहाँ पर हम एग्रेरियन की तरफ जा रहे हैं अर्बन में, इसमें इलिटरेट की तरफ से यहाँ पर लिटरेट में जा रहे हैं जो कि अर्बन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रूरल लिटरेट से अर्बन इलिटरेट, ऐसा नहीं है, गलत दे रखे हैं। तो इसका आंसर ए होगा। थोड़ा सा टाइम लगाना, थोड़ा सा टाइम देके अटैम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो आपके जो यहाँ पर अगर आप देख लो, देखो जिसको भी यहाँ पर अगर आते हैं ना एमसीक्यूज, जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसको मैप अच्छे से आता है, जिसको सोर्स बेस्ड आते हैं, उनको यहाँ पर इसको करने में यहाँ पर 50 मिनट भी नहीं लगने वाली टोटल। बाकी आपके जो यहाँ पर तीन में से जो 2 घंटे हैं आपके वो सेव ही हो जाएंगे, क्या करने के लिए, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपके लिए टाइम बच जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं रिलेटेड टू वाटरशेड मैनेजमेंट, जो कि प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, क्योंकि इसको एनफोर्स, ये बोल रहे हैं इसको एनफोर्स किया जाता है वेरियस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों सही है। एक बार आप पॉज करके देख लो। यहाँ पर परकोलेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल्स की बात हमने की थी, प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जुडिशियस यूज़ करना है सभी रिसोर्सेज को, नेचुरल हो भले ही वो ह्यूमन रिसोर्स हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जो केपीओ इंडस्ट्री है वो डिस्टिंक्ट है बीपीओ इंडस्ट्री से, सच दैट। कैसे, क्योंकि जो यहाँ पर केपीओ इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व करती हैं मोर स्किल्ड वर्कर्स देन बीपीओ इंडस्ट्री। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और यहाँ पर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है,
जो स्टेटमेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, ये किसने दिया है? तो स्टेटमेंट किसने दिया है? ये एलन सी सैम्पली ने, रैटजेल ने, पॉल विलार विडाल देला ब्लैश ने, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो स्टेटमेंट दी है ये किसने दी है? ये दी है ए एलन सी सैम्पली ने, ठीक है। और यहाँ पर एक और देखो, रैटजेल ने भी दी है यहाँ पर स्टेटमेंट कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सिंथेटिक स्टडी है रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज इन अर्थ सरफेस। तो अगर वो वाला यहाँ पर अगर आती तो उसमें हमारा आंसर सी होता, यहाँ पर बी होता रेडजेल। बाकी इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, एलन सी सैम्पली। ये स्टेटमेंट किसने दी है? एलन सी सैम्पली ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, एजर्शन दे रखा है। देखो अब एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कैसे आपको इनको अटैम्प्ट करना है वो मैंने बता रखा है। स्टेप 1 में आपको देखना है कि स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद इन स्टेप 2 आपका जो होगा वो ये होगा कि इनमें आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो बिकॉज लगा के चेक कर लेना, बिकॉज लगा के कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश का मतलब होता है यहाँ पर काटना, बर्न मतलब जलाना। रीजन क्या है? वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर बाय फायर एंड द एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो देखो दोनों के दोनों सही हैं। और अगर हम देखें, अगर दोनों के दोनों सही हैं तो जहाँ पर इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है, देखो यहाँ पर ओनली एजर्शन इज करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। रीजन इज करेक्ट क्योंकि ओनली ओनली दे रखा है, लेकिन हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। अब दोनों में क्या रिलेशन है? अब इन ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से देखो कौन से यहाँ पर क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में या फिर नहीं है। तो अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में रिलेशन है, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसको क्लियर किया जाता है फायर के द्वारा, ठीक है। मतलब उसको काट के जलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब उसको जला देते हैं, फिर जो राख होती है उसको फर्टिलिटी जो ऑफ द सॉइल है उसमें ऐड कर देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इसमें यह किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? इसका आंसर सी होगा। दोनों करेक्ट है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है एजर्शन को। तो दोनों के बीच में रिलेशन चेक कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो दो आपको एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। रीजन दे रहा है यहाँ पर, एजर्शन दे रखा है वाटर शेड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है हरियाली, उसको इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका रीजन दे रखा है किस लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो दोनों की दोनों यहाँ पर सही है। और कनेक्शन अगर हम देखें तो यानी ये दोनों हमारे नहीं हो सकते। अगर हम देखें दोनों के बीच में कनेक्शन भी है, क्योंकि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हरियाली को लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, किस लिए? कंजर्व करने के लिए सरफेस और ग्राउंड वाटर को। तो आंसर सी होगा। बड़ी स्टेटमेंट एग्जाम में आएंगी, घबराना मत उनको देख के। बड़ी स्टेटमेंट होती है, समझने की कोशिश करना ठंडे दिमाग से, लोड निकाल दो सभी का सभी अपने दिमाग से, पेपर अच्छा ही जाने वाला है। उसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर ये दिया जाएगा सोर्स, इसको आपको रीड करके क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। अब देखो इनको सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लेना। क्वेश्चंस को आप रीड करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे पैसेज में यहाँ पर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले क्वेश्चंस को रीड करके फिर पैसेज को आपको रीड करना है। तो क्वेश्चंस अगर हम देखें, कौन सा स्टेज है इंदिरा गांधी कैनाल का जो कवर करता है मैक्सिमम कमांड एरिया, देखेंगे इसमें। तो इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर क्या इंपैक्ट था इंदिरा गांधी कैनाल का, ये बताना है। इसने रिड्यूस करा विंड इरोजन, इंक्रीज ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट करता है कौन से यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? हरी के बैराज, भाखरा जो हमारा डैम है, फरक्का बैराज, अजोय बैराज। उसके बाद आपको इसको ठंडे दिमाग से रीड करना है। एकदम देखो, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में रीड कर लेना, बाकी आपको आंसर मिल जाएंगे। ऐसा वाला भी इजी आएगा, हमारा हार्ड नहीं आएगा। अब इसको हम फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, बाकी आप पॉज करके रीड करो। ये मैंने सभी की सभी चीज़ें अपनी वीडियोस में कवर कर रखी हैं। तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नॉन एज राजस्थान कैनाल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वन ऑफ द हाईएस्ट कैनाल सिस्टम्स इन इंडिया। उसके बाद कंसीव्ड किया बाय कन्वर सेन इन 1948, कैनाल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च ऑन 31 मार्च 1958, द कैनाल ओरिजिनेट एट हरिके बैराज। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा था। अब आपको पता है कि भाई कहाँ से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम दी हरिके बैराज। ए इसका आंसर होगा। और आपको वैसे ही लिखना है, 17 का आंसर होगा ए। क्या लिखना है? हरिके यहाँ पर बैराज। उसके बाद यहाँ पर इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। टोटल प्लान लेंथ है 9060 किलोमीटर, कैटरिंग टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया, इतना टोटल एरिया है। आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया 70% वॉज एनविसेज टू बी इरीगेटेड बाय फ्लो सिस्टम, और बाकी लिफ्ट सिस्टम के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम 2 स्टेज में देखने को मिलेगा। पहले स्टेज में ये सभी के सभी जो हमारे जगह हैं ये यहाँ पर कवर होते हैं, और इसमें जो एरिया कवर होता है वो इतना होता है।
दूसरे स्टेज में ये सभी के सभी जो एरियाज़ हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, एरिया इतना है। अब एरिया करके कुछ क्वेश्चन था, एक बार देखें। देखो ये था कौन सा स्टेट इंदिरा गांधी कैनाल का मैक्सिमम एरिया कवर करता है, वो स्टेट सेकंड ही तो कर रहा है। यहाँ पर देखो स्टेट सेकंड के अंदर क्या है, इतना हेक्टेयर है, और वन स्टेज के अंदर कितना था, इतना हेक्टेयर, बाकी टोटल इतना हेक्टेयर एरिया कवर कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14.10 यानी स्टेज 2 के अंदर। उसके बाद ये कंप्राइज करता है डेजर्ट लैंड डॉटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड टेम्परेचर soaring to 50 degrees Celsius in summers. In the lift canal, the water is lifted up to make it flow against the slope of the land. All the lift canals of Indira Gandhi Canal System originate at the left bank of main canal, while all the canals on the right bank of the main canal are flow channels. Irrigation in stage 1 command area of the canal was introduced in early 1960s, whereas the command area of stage 2 began receiving irrigation in mid 1980s. जो इंट्रोडक्शन है कैनाल इरीगेशन का इन दिस ड्राई लैंड हैज़ ट्रांसफॉर्म इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरमेंटल कंडीशन को इन्फ्लुएंस किया है पॉजिटिवली, नेगेटिवली, क्या इसका इम्पैक्ट है वो इसमें दे रखा है। अफॉरेस्टेशन होता है, पेस्टर डेवलपमेंट अंडर सीएडी, ग्रीनिंग ऑफ द लैंड, इससे विंड इरोजन कम होता है, सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम यहाँ पर कंट्रोल में यहाँ पर आती है। और इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एमरजेंस ऑफ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी आती हैं, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, और उसकी वजह से यहाँ पर और पॉजिटिव दे रखा है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आती है। और यहाँ पर जो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है कल्टीवेटेड एरिया और इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। देखो इम्पैक्ट पूछा है ना, आपसे यहाँ पर पूछा है पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो यानी दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है विंड इरोजन यहाँ पर रिड्यूस करा, इंक्रीज किया कल्टिवेटेड एरिया, और दो प्रॉब्लम भी आई थी, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनाइजेशन। तो इसमें इसका आंसर डी होगा। बाकी पॉजिटिव पूछा होता तो आपको वहाँ से चेक कर लेना क्या आंसर क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। नेगेटिव अगर पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी हो जाता अगर नेगेटिव पूछा होता तो। इस तरीके से अटैम्प्ट करना। थोड़ी यहाँ पर केस स्टडी बड़ी होगी, बट उसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा। बाकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाली मेरी वीडियो को चेक कर लो। यहाँ पर सेक्शन बी हमारा है, इसमें भी आपको पैसेज गिवन होगा, रीड करना है गिवन पैसेज केयरफुली और आंसर करना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर इसको एक बार रीड कर लो पॉज करके। क्वेश्चंस को अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, इसमें भी आपको पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना, सभी के सभी क्वेश्चंस को, उसके बाद पैसेज को रीड करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, मेंशन करने वाला एग्जांपल 1 मार्क के लिए। इंपॉर्टेंस बताना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का इन दी वर्ल्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर देयर। अगर इसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी मिल गया देखने को कि जिसका आंसर आपको पैसेज में से नहीं मिल रहा, तो घबराना नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की, उसके बेसिस पे आप उस आंसर को कर पाओगे, क्वेश्चन के आंसर को कर पाओगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, एक एग्जांपल तो यहाँ पर आराम से दे रखा है कि इसके अंदर क्या होता है, ये ऐड करती है वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। कॉटन अगर यहाँ पर है कि जो कॉटन है उससे यार्न बनाया जा रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आयरन ओर से, यहाँ पर जो आयरन ओर से इससे क्या बनाया जा रहा है, स्टील बनाया जा रहा है। मतलब आयरन ओर से पहले आयरन निकालेंगे फिर उससे स्टील बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंस दे रखा है, तो देखो इंपॉर्टेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने उससे। इंपॉर्टेंस में आप ये भी लिख सकते हो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मार्केट में बेचते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट में बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तीसरे वाले में आपको बताना है कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेनली अगर हम देखें 4 टाइप की होती है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। क्वाइनरी भी आता है बट हम मेनली यहाँ पर 4 बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको अटैम्प्ट करना है। आपको जो भी पैसेज देखने को मिलेगा वो आपकी बुक से ही आएगा। रीड करना अच्छे से, क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एक आध के नहीं मिलते, रीड करना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि आपको डिट्टो कॉपी करना है यहाँ पर ये सोर्स में से, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पर मार्क्स कट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो 19 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपको कोई भी मैप दे देंगे और उससे आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी मैप दे दिया जाएगा। मैप मतलब कोई पिक्चर टाइप यहाँ पर होगी, भले वो कोई कैनाल के बारे में हो, कोई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे हो, ये भी मैंने चैनल पे कवर करवा रखी है। तो इनके आंसर्स को भी आपको देना है। ये सिंपल होते हैं क्वेश्चन, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं हम देख लेते हैं। तो कौन सा ओशन है, 2 ओशन जो कि कनेक्ट करता है ये कैनाल, दोनों को आपको ए और बी पॉइंट्स बताने हैं और क्या लेंथ है इस कैनाल की। पहली बात तो कौन सा ये कैनाल है, ये है पनामा। पनामा कैनाल है, कैसे समझोगे, देखो यहाँ पर लिखा भी है पनामा कैनाल, ठीक है। इतनी छोटी सी हिंट आपको ऑलरेडी इसमें गिवन है।
इतना थोड़ा-सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा-सा दिमाग लगा लेना आस-पास, यहाँ पर घबराने की बदले देख लेना पेपर को, थोड़ा पेपर के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है? तो पहला यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे 2 ओशियंस कौन-कौन से हैं, तो ये करता है किस-किस को पैसिफिक ओशियन जो कि इस साइड है वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना है पैसिफिक एंड अटलांटिक आर 2 ओशियंस व्हिच आर कनेक्टेड बाय दिस कैनाल। उसके बाद आपको ए और बी पॉइंट्स बताने हैं, तो ए कोलोन है जो कि पोर्ट है एक और यहाँ पर बी पनामा है। क्या लेंथ है इसकी? तो इसकी 72 किलोमीटर्स लेंथ है। यहाँ पर मैंने आंसर्स भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो इस प्रकार से करना है। ये मत लिख के आ जाना ए लिख दिया, बी लिख दिया। ऐसे लिखना है पॉइंट ए इज़ कोलोन, पॉइंट बी इज़ पनामा। ये मत लिख देना थर्ड का आंसर करके, लो भाई 72 किलोमीटर। पूरा लिखो, इतना सा लिखने में क्या जा रहा है, लेंथ ऑफ दिस कैनाल इज 72 किलोमीटर। ऐसे अटेम्प्ट करके आना। ये मत लिख देना 2 ओशंस बता दिए, लिख दिया भाई मजे-मजे में पैसिफिक एंड अटलांटिक। बस ऐसे लिखना पैसिफिक एंड अटलांटिक आर दी 2 ओशियंस व्हिच आर कनेक्टेड बाय दिस कैनाल। ब्रैकेट में ये भी डाल दो पनामा कैनाल। जितना आप उनको इम्प्रेस करोगे ना एग्जामिनर को, उतने आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर मैं और भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर अब हमारे जो आएंगे। तो हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो हमें जो देखने को मिलेंगे वो 3 मार्क के क्वेश्चन आएँगे, कितने 4। बाकी आपको चॉइस भी दी जाएँगी, चॉइस वाले को मैंने आपको बताया था। जब भी यहाँ पर आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें आप देख लेना जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा आपको पॉइंट्स पता है, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही लिख देना उसमें। उसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो हमारा 20 यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है ना कि आपको जो शीट्स दी जा रही हैं, जो यहाँ पर आपको मिल रही है, यहाँ पर आंसर बुकलेट आपकी, आपको मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं और उस मार्जिन के अंदर ही लिखना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और आपको पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना है। और आपको हर जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसके बीच में यहाँ पर, जैसे कि एक आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया 20 नंबर का, फिर आप 21 का कर रहे हो, तो 2 लाइन का गैप देना ताकि आपको एक मतलब जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको आसानी हो, उसको समझ में आए कि भाई ये एक आंसर नहीं है, ये अलग-अलग आंसर्स हैं, ठीक है? ये तो यार छोटी-सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट इनमें गलती कर देते हैं काफ़ी बच्चे, पता नहीं होता इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स एनी 3 सूटेबल, यहाँ पर 3 मेजर्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन द वर्ल्ड। इसका और दे रखा है कि जो क्लाइमेट है कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ 3 मेजर जो कि हेल्पफुल है इन दी पॉपुलेशन कंट्रोल इन दी वर्ल्ड। तो देखते हैं, आपकी बुक में यहाँ पर दे रखा है, जो हमारी बुक नंबर 1 है उसका जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी करके जो बुक है, उसके अंदर जो आपका जो चैप्टर है पॉपुलेशन, उसके लास्ट यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है यहाँ पर देख लो। देखो वर्ड लिमिट क्या होगी, 80 टू 100 वर्ड्स, ये हमारी वर्ड लिमिट होगी 3 मार्क के लिए। ये यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है। तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। 3 मेजर्स यहाँ पर हैं जो कि हेल्प करते हैं इन दी पॉपुलेशन कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग होगी तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, ठीक है? यहाँ पर आपने देखो, आप खुद ही सोचो, यहाँ पर उनको लिमिटेड टाइम मिल रहा है जो भी एग्जामिनर हैं, ठीक है? और वो उस लिमिटेड टाइम में इतनी सारी कॉपीज़ को उन्हें चेक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दोगे ना, वो पता है आपके आंसर्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ही ढूँढ रहे होते हैं। जैसे ही उनको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिला कि भई देख ले फैमिली प्लानिंग बच्चे ने लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और यहाँ पर जो टैक्स डिसइंसेंटिव्स हैं उनको यहाँ पर फ्री करा दो, फ्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स इंसेंटिवनेस। चलो लिटरेसी लिखा है, बस इसी में आपको फटाफट से 3 मार्क्स देख के, नीट एंड क्लीन लिखा है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है। हैंडराइटिंग देखो इतनी अच्छी भी की नीड नहीं है, बस इतना कर लो समझ में आ जाए। इंग्लिश की भी इतनी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आपको हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए। इतनी इंग्लिश मतलब सही रहेगी कि समझ में आपको आ जाए। तो आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी-सी वैसी है और कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का पेपर नहीं है, इतनी लिख लेते हो कि समझ में आ जाए, बहुत है। हैंडराइटिंग इतनी है कि भई लोग यहाँ पर समझ लें, बहुत है इतना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, घबराओ मत। तो यहाँ पर आपको फैमिली प्लानिंग के नीचे अंडरलाइन लिख यहाँ पर कर देना है। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स इंसेंटिव्सनेस। अब देखो ये वाला पॉइंट आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़े आंसर को बड़ा लिखने के लिए मैंने एडिशनल अपने आप से ये पॉइंट डाल दिया। कोई गलती नहीं कर सकता इस पॉइंट को, क्योंकि लिटरेसी भी एक अनदर फैक्टर है जिससे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन को हमें फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन को इक्वली डिवाइड करो अमंग द पीपल, और मोर फोकस हमें किस पे देना, फीमेल लिटरेसी पे, ठीक है? और यहाँ पर देखो आपकी बुक में ये भी दे रखा है, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको एंड कर सकते हो कि थॉमस माल्थus है, उन्होंने अपनी थ्योरी में 1798 में ये बोला है
कि जो नंबर ऑफ यहाँ पर जो लोग हैं ना वो बढ़ रहे हैं, देन फूड सप्लाई। और अगर यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे प्रॉब्लम्स होंगी, जिससे पॉपुलेशन क्रैश ही हो जाएगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? फैमाइन, डिजीज एंड वॉर। ठीक है, बाकी मैं इसके आंसर को इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप पॉज करके एक बार समझ लो, ईजी आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा मोटिव ये इस वीडियो बनाने का, ताकि आप समझ पाओ कि क्या कैसे आपको अटैम्प्ट करना है और आपको एक मॉक पेपर मिल जाए, ठीक है, जिसके थ्रू हम पढ़ सकें। तो फैमिली प्लानिंग हम कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, टैक्स डिसइंसेंटिवनेस है, यहाँ पर इन पे हम वर्क कर सकते हैं, लिटरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी आप लास्ट में एक एडिशनल पॉइंट डालते हुए, कंक्लूजन सा डालते हुए कि भाई थॉमस माल्थus ने भी अपनी थ्योरी में मेंशन किया है कि अगर यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है दैन दी फूड सप्लाई, और अगर यहाँ पर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि फैमाइन, डिजीज एंड वॉर आ जाएगा। इसके बाद इसमें और दे रखा था, तो हम और वाले भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दी पेपर, फाइनल पेपर हम यहाँ पर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर जिस चैप्टर से होगा और वाला भी उसी चैप्टर से ही होगा। तो क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो क्लाइमेट का यहाँ पर लगा दिया। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। क्लाइमेट के बारे में आप लिख सकते हो। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगी तो प्रॉब्लम होगी, हॉट, ज़्यादा हॉट एरिया है, कोल्ड एरिया है। पहले तो आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कैसे करता है पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, इसको मैं बता रहा हूँ इन दी फॉलोइंग वेज, ये लिख देना। उसके बाद आपको इसको अंडरलाइन करना है, फिर नेक्स्ट पे आपको एक लाइन छोड़ के आ जाना है। एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। उस पर आप क्या करोगे, जो भी पॉइंट्स हैं आप उनको लिखो। तो देखो एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है, जैसे कि ज़्यादा हॉट, ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट, वो अनकंफर्टेबल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। कौन रहना पसंद करेगा ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा सर्दी में? ठीक है। उसके बाद जो एरियाज है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, हर्ष क्लाइमेट है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल के बारे में पूछा है ना, कि मेडिटेरेनियन जो रीजन है उसको इनहेबिट किया है फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन जो रीजन है उसका प्लीजेंट क्लाइमेट है, इसी की वजह से वहाँ का जो हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं स्टार्टिंग से ही, अर्ली पीरियड से ही। बाकी आपकी बुक में ये 2 पॉइंट्स ही मेंशन थे। एक पॉइंट्स आप देखो, आपकी बुक में ना ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दे रखे हैं, उसमें कई सारे दे रखे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, सॉइल भी दे रखा है। अब मैंने क्या किया है, अब देखो एग्जामिनर इससे इंप्रेस होने वाला है अगर आप ऐसे लिखोगे तो। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना क्लाइमेट वाला, इसको मैंने लिंक कर दिया सॉइल वाले से। हमें हमारे हमारे क्वेश्चन में क्लाइमेट के बारे में पूछा है ना, लेकिन मैंने लिंक कर दिया सॉइल के बारे में भी। कैसे? खुद ही सोचो यार, कि जो क्लाइमेट है क्या वो सॉइल को इम्पैक्ट नहीं करेगा? मतलब कि जो सॉइल हमें अलग अलग रीजन में देखने को मिलती है वो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट ही, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसके बेसिस पे तो देखने को मिलती है, उसकी वजह से ही वैसी सॉइल देखने को मिलती है। तो एग्जामिनर भी यहाँ पर सोचेंगे, जो भी यहाँ पर चेक कर रहा है आपका, चेक करने वाला, यहाँ पर चेक करने वाले टीचर, कि इस बंदे ने क्या किया है, इस बच्चे ने, स्टूडेंट ने क्लाइमेट को सॉइल के साथ जोड़ दिया। तो आपका जो एक और पॉइंट है वो बन जाएगा। आपको क्या करना है, आपने थ्री थ्री मार्क के जो आप करोगे उसमें आपको 3 पॉइंट मेंशन करने हैं, लेकिन मेरी मानो एक पॉइंट एक्स्ट्रा ही कर देना अगर आपको पता है तो। उससे क्या होगा, अगर आपका एक पॉइंट गलत भी है ना, या फिर आपने थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक कर दी, या फिर आपने वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करी, तो आप उस यहाँ पर एक तरीके से फोर्थ पॉइंट की वजह से बच जाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। बाकी आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट भी लिख सकते हो, ताकि आपको हाफ हाफ करके इंटू 6 आपके यहाँ पर 3 मार्क पक्के हो जाएं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने बता दिया सभी का सभी, उसके बाद आपको बताना है, इसलिए बहुत ग्रेट रोल है क्लाइमेट का इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये देखो इसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, सच कह रहा हूँ मैं, मिल जाएंगे इसके। आपने यहाँ पर पहले तो ये बताया कि मैं बताने जा रहा हूँ क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद आपने 3 पॉइंट्स बता दिए, क्लाइमेट को सॉइल से लिंक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट में ये भी बोल दिया कि इस तरीके से जो है जो क्लाइमेट है उसका बहुत ग्रेट रोल है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, मिनरल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस सो दैट देर इज अ नीड टू जुडिशियसली यूज एंड कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, एक्सप्लेन। कि जो मिनरल्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्पेस, इसलिए बहुत नीड है कि इनको हम जुडिशियसली यूज करें और कंजर्व करें मिनरल रिसोर्सेज को। हमने पढ़ा है इसके बारे में। यानी कि देखो कीवर्ड फाइंड करो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कीवर्ड फाइंड करो। क्या क्वेश्चन है कि कंजर्व करना है मिनरल को, कैसे करोगे, वेज बता दो। तो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले इंट्रो दोगे छोटा सा, उसके बाद यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट मेंशन करोगे कि जो मिनरल रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए बहुत अर्जेंट नीड है कि हमें क्या करना है, उनको कंजर्व करना है। इन और क्या करना है, कंजर्व करना है मिनरल रिसोर्सेज को ऑफ द कंट्री इन एन ऑप्टिमम मैनर। इसको हम इन वेज में कर सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पर अल्टरनेटिव सोर्सेज एनर्जी के सोलर, विंड, इन सब को हम यूज़ करें। ठीक है, इन एनर्जी को हम यूज़ करें, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं और इनको हम डेवलप कर सकते हैं ताकि जो एग्जॉस्टिबल है उनको हम रिप्लेस करके इनएग्जॉस्टिबल जो हैं हमारे सोलर पावर, विंड वेव, इनको यूज़ कर सकें। मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, स्क्रैप मेटल का, ठीक है, उनका यूज़ कर सकते हैं हम। जिन मेटल में इंडिया के पास जो है, जिन मेटल की कमी है उनका एक्सपोर्ट हम रोक सकते हैं। टेक्नोलॉजी देखो, टेक्नोलॉजी को भी आप डेवलप कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके जो हमारे पास और भी लो ग्रेड आयरन ओर्स हैं, मतलब लो ग्रेड के ओर्स हैं, भले वो आयरन हो या फिर कोई और हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लो ग्रेड का मतलब जिसके अंदर मेटल की यहाँ पर क्वांटिटी या फिर कंसंट्रेशन कम होता है। तो उससे क्या होगा, हम उनको भी यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर कम होगा। बाकी देखो, आप लास्ट में एक पॉइंट खुद से भी ऐड कर सकते हो, अवेयरनेस। अवेयरनेस हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं करोगे सिटीजन्स को, उन्हें पता ही नहीं होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। हम या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से अवेयर कर सकते हो कि क्या नुकसान है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं यहाँ पर इनके यूज़ करने का, तभी लोग अवेयर होंगे और इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व होंगे, या मिनरल हमारे रिसोर्स जो हैं वो क्या होंगे, कंजर्व होंगे। तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करके आना है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट समझ लो इनको। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन करना है टर्म कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, एक्सप्लेन करना है एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम। तो जो बताना है यहाँ पर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग क्या होती है, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो इसका आपका 1 मार्क हो गया और इसके आपके लिए 2 मार्क हो गए। तो 1+2=3। बाकी इसी चैप्टर से और में आ रखा है कि डेयरी फार्मिंग मॉडर्न ऑक्यूपेशन एक्सप्लेन करो। डेयरी फार्मिंग इज द कीवर्ड। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, डेयरी फार्मिंग के बारे में लिख दो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो और लास्ट में लिख दो बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न, जो डेयरी फार्मिंग है वो मॉडर्न ऑक्यूपेशन है। मतलब आपको ना क्वेश्चन को, मतलब देखो डे उसी के बारे में, कीवर्ड के बारे में लिखना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए उस लेवल पे ले जाओ जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है, बस। तो यहाँ पर हम पहले 22 वाला देखेंगे अपना। तो इसके बारे में क्या बता रखा है कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग यहाँ पर क्या होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग एक सिस्टम होता है जहाँ पर एनिमल की रियरिंग की जाती है, उनका पालन पोषण होता है, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसको एक तरीके से यहाँ पर दिस काइंड ऑफ रियरिंग फुलफिल, इससे जो डिमांड है मिल्क की, मीट की, वूल की, वर्ल्ड वाइड में, ये क्या होती है, फुलफिल होती है। एनिमल के प्रोडक्ट को बाद में फिर ट्रेड करके मनी अर्न करते हैं। यानी कि एनिमल की रियरिंग की जा रही है, उनसे जो सामान बन रहे हैं उनकी पूर्ति हो रही है, उनको एक्सपोर्ट करा जा रहा है और क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ये होती कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बता दो। परमानेंट रेंचेस पे होती है। रेंचेस मतलब बड़ा सा लैंड एरिया होता है, वहाँ पर होती है, बड़े बड़े साइज़ का होता है। ये पार्सल्स में डिवाइडेड होता है और इनकी फेंसिंग भी करी जाती है, यानी कि एक तरीके से बाड़ लगा देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। और एक यहाँ पर ग्रेजिंग में अगर ग्रास खत्म होगी एक पार्सल में, तो एनिमल को दूसरे पार्सल में ये मूव कर देते हैं, इसके बारे में मेंशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड, एक पास्टर के अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनिमल्स बता रखे हैं, शिप हो गए, गोट, हॉर्सेज एटसेट्रा। इनको यूज़ किया जाता है मीट, वुल, हाइट, स्किन, इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोसेसिंग करेंगे इनकी, पैक करेंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे। यानी पूरा प्रोसेस आपने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया, आपको माइंड में क्लैरिटी है, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद आपने इसका जो पूरा यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर इनको रेंजेस को मैनेज किया जाता है साइंटिफिकली, ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल की जाती है। ये सभी की सभी जो कंट्रीज़ हैं इनमें यहाँ पर ये प्रैक्टिस करती होती हुई हमें देखने को मिलती है। यानी कि आपने इसके एग्जाम्पल भी बता दिए। तो कितने पॉइंट है, ये चारों के चारों पॉइंट आप मेंशन करोगे, 3 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद यहाँ पर डेयरी फार्मिंग के बारे में था, मॉडर्न ऑक्यूपेशन। पहले डेयरी फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो दे दो। डेयरी फार्मिंग क्या होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मिल्क का, जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, मतलब जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको यहाँ पर मोस्टली यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हम इसको डेयरी भी बोल देते हैं, जो डेयरी होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। और ये इसको अगर हम देखें तो इसके जो मेन फीचर्स हैं उन पे अगर हम बात करें तो ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है किन सभी चीज़ों के लिए। जो स्टोरेज फैसिलिटी, एनिमल शैड्स हो गए जहाँ पर वो रहेंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फूडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स, मिल्चिंग जो मशीन्स होती हैं। उसके बाद स्पेशल एम्फोसिस देना है कैटल ब्रीडिंग पे, उनकी हेल्थ केयर पे। वैटीरिनरी जो सर्विसेज है, यानी कि उनकी देखभाल करनी है, उनकी कोई डिजीज़, बीमारी, इंजरी हो गई उसको रिमूव करना है। लेबर हाईली लेबर इंटेंसिव है। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पेन स्टेकिंग का मतलब है कि एक तरीके से
इन्हें केयरफुली केयर करनी पड़ती है, फीडिंग की, मिल्चिंग की। इसलिए यहाँ पर मतलब आपको जानवर की देखभाल करनी है तो लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। दैट्स वाई इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव। कोई ऑफ सीज़न नहीं होता, गाय है वो तो दूध देगी साल भर, कोई ऑफ सीज़न नहीं होता। प्रैक्टिस की जाती है नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया, ताकि यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे। और डेयरी फार्मिंग डेवलपमेंट डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन हो गया, पेस्चराइजेशन हो गया, अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस। तो आपने यहाँ पर अब देखो, जो मैंने आपको बोला था कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट लिख मिल रहे हैं तो एटलीस्ट 6 पॉइंट को मेंशन कर दो। तो आप उसका उस क्वेश्चन का जो एग्जाम, जो मैं यहाँ पर बात बोल रहा था, उसका एग्जाम्पल ये है कि छोटे छोटे पॉइंट से 6 आपने मेंशन कर दिए, आपकी वर्ड लिमिट फॉलो हो गई और आपके 6 मार्क्स, मतलब जो 6 पॉइंट है उनमें से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी 3 मार्क वालों में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ ग्रिफिथ टेलर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। डिस्क्राइब करना है कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। तो आपको बताना है कि क्या कंसेप्ट दिया ग्रिफिथ टेलर ने इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और आपको डिस्क्राइब करना है कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। तो इसमें हम देखते हैं, तो जो कंसेप्ट है न्यू डिटर्मिनिज्म का उसको दिया, तो इसके नीचे भी आप कर सकते हो अंडरलाइन। ग्रिफिथ टेलर ने, ये मिडल पाथ है, मध्यम मार्ग है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। ये कीवर्ड देख के एग्जामिनर विल बी हैप्पी। ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कोई एब्सोल्यूट, मतलब कोई यहाँ पर पूरा नहीं है, भले ही वो यहाँ पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो या फिर फ्रीडम हो, हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ हमें लिमिटेड वे में क्रिएट करनी पड़ेंगी। ओवर एक्सप्लोटेशन अगर हम करेंगे तो उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ही आएंगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, डिग्रेडिंग लैंड्स, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इनके नीचे भी आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करोगे कि एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं ग्रिफिथ टेलर कि आपको क्या करना है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है, उसके तरीके से चलना है आपको। ठीक है, रेड लाइट का मतलब है स्टॉप हो जाना है। उसके बाद ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन लाइट का मतलब है यहाँ पर जो, मतलब जैसे देखो रेड लाइट हो गई, फिर एम्बर, फिर यहाँ पर ग्रीन की अगर हम बात करें तो एक तरीके से एम्बर अगर हम देखें तो ये मिडल पाथ है। वैसे ही आपको मिडल पाथ यहाँ पर फॉलो करना है। जो आपको यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है आप इसको बोल सकते हो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एंड रेड लाइट स्टैंड्स फॉर हेयर यहाँ पर पॉसिबिलिज्म। उसका आपको मिडल पाथ अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। तो ये बात बोली है ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो उनका नाम मेंशन कर देना, थ्योरीज के बारे में बता देना, क्यों यहाँ पर हमें जो मध्यम मार्ग है या फिर जो ये हमारा बीच का पाथ है, इसको क्यों यहाँ पर जो नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है इसको क्यों दिया है, क्यों मतलब अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आएगा, जहाँ पर आपको 5 मार्क, फाइव क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क के, 25 मार्क्स का ये सेक्शन आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है, तो काफ़ी बढ़िया है। जिन क्वेश्चन में ज़्यादा नॉलेज है उनको आपको अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, वही चीज़ आप फॉलो करोगे यहाँ पर कि अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। ठीक है, अब देखो इनका फॉर्मेट क्या होगा। पहले 5 मार्क के हमारे बड़े क्वेश्चन हैं, क्या फॉर्मेट होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद उसके अंदर का कंटेंट लिखोगे, फिर बाद में आप कंक्लूडिंग लाइन लिखोगे। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट होने वाला है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अगर किसी में फ्लो चार्ट बन रहा है तो फ्लो चार्ट बना के आना, उसके बाद एक्सप्लेन करना। फ्लो चार्ट के आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर बन रहा होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन कौन से सोर्सेज है अर्बन सॉलिड वेस्ट के इंडिया में, कैसे ये अफेक्ट करता है पीपल लिविंग इन दी सिटीज़। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर मैंशन होंगे तो लिखा होगा कि 2+3 यानी कि 5, 2+3=5। ये 2 मार्क के लिए है, ये वाला पार्ट 3 मार्क के लिए है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही कंसिडर कर लो 2+3, तो आपको सोर्सेज बताने 2 मार्क के लिए, फिर 3 मार्क में आपको बताना है कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा हुआ है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। दो कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं, एक तो हाउस होल्ड हो गया। अब खुद से भी आप इसके बारे में लिख सकते हो कि भाई हाउस होल्ड जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सभी के सभी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई, मतलब इंडस्ट्री से जो यहाँ पर वेस्ट आ रहा है, या फिर कोई और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट वहाँ से जो भी वेस्ट आ रहा है। ये दो सोर्सेज हैं मेन किसके, अर्बन सॉलिड वेस्ट के। बाकी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने 4 पॉइंट मेंशन कर दिया, बिकॉज ये 3 मार्क के लिए था, 4 पॉइंट आपने मेंशन कर दिए। ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है और मेन मेन सोर्सेज। तो आपका हाफ मार्क इसके लिए हो गया। उसके बाद आपको इसके थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी जितने भी मार्क्स का ये है 2 मार्क। उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं देखने को,
इसमें आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएँगे इसको भी लगा के। ये आप क्या बोल रहे हो? इसमें 3 मार्क के लिए आपने 4 पॉइंट बता दिए कि इसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये अफ़ेक्ट करेगा पीपल को इन दी सिटीज़ इन दी फॉलोइंग वेज़। आप तरीके पे फ़ोकस करो, मैंने कैसे यहाँ पर ये आंसर्स को लिखा है यहाँ पर, इस तरीके से आपको लिखना है। तो बता दो कि हेल्थ हज़ार्ड्स होंगे, बीमारियाँ होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये उड़ के यहाँ पर किसी के घर के आस-पास आ जाएगा या पानी से सड़ जाएगा, बदबू आएगी। वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर मैंने इसको वो कर दिया हाइलाइट, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, यहाँ पर बेकार, यहाँ पर जो मीथेन जैसी गैसेज़ हैं, हार्मफुल गैसेज़ हैं, वो रिलीज़ होंगी और जो पीपल यहाँ पर आस-पास रह रहे हैं, उनको इम्पैक्ट करेंगी ये सभी की सभी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर ये अफ़ेक्ट करती हैं जो भी लोग हैं उनकी लाइफ़ को नेगेटिवली, बिकॉज़ देयरफॉर तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले आपने देखो इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का उसके बारे में 2 पॉइंट आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद आपने यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन करे किसके बारे में, जो इम्पैक्ट था, जो कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है ये पीपल की लाइफ़ को। उसके बाद आप कंक्लूडिंग लाइन दे रहे हो, कुछ भी लिख दो, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन के बारे में, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिख दो कि सो मतलब एज़ दे अफ़ेक्ट द लाइफ़ ऑफ द पीपल नेगेटिवली, देयरफॉर कि जो ये वेस्ट है इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और यूटिलाइज़ करो इसको, किसके लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, कंपोस्ट जनरेट करने के लिए। थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक दे दो कि गवर्नमेंट को किस पे काम करना चाहिए, कि यानी कि आप ये प्रॉब्लम के बारे में कि अर्बन वेस्ट की प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे यहाँ पर बता सकते हो, कैसे कंक्लूड कर सकते हो, लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो एक तरीके से बता के, इसका सॉल्यूशन देते हुए, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, तभी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। वरना जो हमने अभी ऊपर देखे हैं ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स, ये तो अफेक्ट करते ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें और क्या था हमारा, कि जो अर्बन एरियाज़ है वो मोर डिफरेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, एक्सप्लेन एंड ऑल्सो गिव 4 प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स एरियाज़ इन इंडिया। यानी कि जो अर्बन एरियाज़ है वो डिफरेंशिएट है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स में, और आपको यहाँ पर 4 प्रॉब्लम बतानी है ऑफ स्लम एरियाज़ इन इंडिया। तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। पहले यहाँ पर 1 मार्क आपको उसके लिए मिलेगा कि कैसे यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ हैं वो डिफरेंशिएट हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स में, और आपको 1 मार्क इसके लिए मिलेगा, 4 मार्क प्रॉब्लम के लिए। तो आप बता सकते हो कि एक एक साइड हमें देखने को मिलेगा वेल डेवलपमेंट चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पर वो लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास प्रॉपर पैसे भी नहीं हैं, उनको एक तरीके से वो काम के चक्कर में यहाँ पर शहर में आते हैं काम करने के लिए, लेकिन पैसे ज़्यादा ना होने की वजह से उन्हें ऐसे एरियाज़ में रहना पड़ता है। अब कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, बेकार कंडीशन में रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, लो यहाँ पर इनकम जो, अब देखो इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यही पॉइंट्स देख के एग्जामिनर सीधे निकल जाएँगे, आपकी ऑनलाइन पढ़ेंगे भी नहीं और मार्क्स दे देंगे। इसलिए ये जो लाइन अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। पहले पूरे आंसर को लिख लो, उसके बाद आप अंडरलाइन कर सकते हो। इनफॉर्मल लो पेड जॉब्स में काम करना पड़ता है। यहाँ पर बेसिक यहाँ पर एमिनिटीज़ नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और ये सभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है? इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी आप कंक्लूडिंग लाइन भी यहाँ पर दे सकते हो कि बिकॉज़ ऑफ दिस यहाँ पर ये सभी की सभी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए यहाँ पर एक तरीके से स्टेप लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि इनको अच्छे से इनकी हेल्प की जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके, इनकी सिक्योरिटी हो, ऐसे आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे और क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब करना है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और में दे रखा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो जो भी आपको सही लग रहा है इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो सिग्निफिकेंस दे रखा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो आपकी जो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक है उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो हम थोड़ा आंसर को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल की डेफिनेशन देंगे पहले, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कौन सी होती हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस बताएंगे और सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे जो भी बुक में है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज वो होती हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट के एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करती हैं। इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। बाकी यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इसके सिग्निफिकेंस बता रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक चलती है, कौन कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट एशिया में है इसका, और लॉन्गेस्ट है 9332 किलोमीटर, डबल ट्रैक है, इलेक्ट्रीफाइड है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें देखने को मिलेगा ये क्या करती है, इसके जो है कनेक्टिंग लिंक्स भी हैं, मतलब ये जो रेलवे चल रही है उसके कनेक्टिंग लिंक्स हैं एशिया के साथ भी, यहाँ पर अच्छे से ट्रेड होता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। बाकी ये जो यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक्स हैं इनके बारे में आपको ओडेसा हो गया, बाकू, तशकेंत, उलान बटोर, इन सब के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, यानी थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। ये सभी के सभी हमारे कीवर्ड्स हैं, आप इन्हीं के बारे में मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक चलती है, कितनी लेंथ है, कौन कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है,
ईजी होता है इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। एक दो पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हो रेलवे के एडवांटेज डाल डाल के। बाकी वो आप तभी लिखोगे जब आपने इन सभी पॉइंट्स को लिख दिया है, तब भी आपको उसके बाद जब भी आपको लग रहा है कि वर्ड लिमिट फॉलो नहीं हुई है, वर्ड लिमिट में मेरा थोड़ा सा रह रहा है, तब आप एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो। इसमें भी आपको इस तरीके से सेम लिखना है। पहले आप उसकी डेफिनेशन दोगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की, उसके बाद सिग्निफिकेंस बता दोगे। पॉज करके रीड कर लो, बाद में देखो मैंने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। इसी वजह से ट्रांस कैनेडियन रेलवे को बोला जाता है इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। यानी आपने पहले सिग्निफिकेंस देने के बाद बता दिया कि भाई ये सभी रीजंस हैं, इन्हीं की वजह से हम बोल देते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे को इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 26 नंबर का, कि जो इंट्रोडक्शन है इरिगेशन का इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, उसने ट्रांसफॉर्म करा इकोलॉजी को इकोनॉमी को, स्टेटमेंट बतानी है। तो एनालाइज करो। तो इंदिरा गांधी कैनाल इज दी, हमारा जो कमांड एरिया है वो इज द कीवर्ड, और इकोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑल्सो इज द कीवर्ड। यानी कि आपको जो इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट क्या था इंदिरा गांधी कैनाल का, जो कि अभी हमारा इसके ऊपर सोर्स भी आया था, ठीक है। तो उसका आपको यहाँ पर बताना है क्या इंपैक्ट पड़ा इकोलॉजी और इकोनॉमी पे। तो इसके बारे में तो हमने अभी रीड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने किस प्रकार से लिखा है। पहले आपको 1 मार्क के लिए इसका इंट्रोडक्शन देना है। इसको राजस्थान कैनाल भी कहते हैं, कब बनाया गया, किसने इसका आइडिया दिया, ठीक है, कब ये लॉन्च हुआ, ये कौन से बैराज से निकलता है, कैसे इसने ट्रांसफॉर्म किया इकोलॉजी को और इकोनॉमी को, अब हम वो बताएंगे। अलग अलग पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो। इकोलॉजी के बारे में बता दो कि पानी की अवेलेबिलिटी हो गई, उससे यहाँ पर अच्छी क्रॉपिंग होगी। अब यहाँ पर अफोरेस्टेशन होगा, ठीक है, उससे यहाँ पर ग्रीनिंग ऑफ द लैंड हो जाएगी। ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन और जो सिल्टेशन है कैनाल सिस्टम का। उसके बाद इकोनॉमी में आप 3 से 4 पॉइंट मेंशन कर दो। देखो 2.5 मार्क के लिए ये है आपका, 2.5 मार्क के लिए ये है। इकोनॉमी में आप बता सकते हो इसमें क्या हुआ, इससे ट्रांसफॉर्मेशन आया रीजन में। कैनाल सिस्टम से क्या होगा, इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया और इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉपिंग। उसके बाद यहाँ पर और भी जो क्रॉप्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो गई। पहले जो यहाँ पर सबसिस्टेंस क्रॉप होती थी, उसके बाद यहाँ पर कैश क्रॉप्स भी उगानी शुरू कर दी लोगों ने, फार्मर्स ने। और यहाँ पर इससे ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ है कल एग्रीकल्चरल और लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी में, एम्प्लॉयमेंट में भी। क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फार्मर्स फेस करते हैं, देखा था ना, उसमें था कि उन्हें साल भर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर यहाँ पर उन्हें पानी दिया जा रहा है तो क्या होगा, उन्हें साल भर मतलब थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर उन्हें पानी मिल रहा है, तो वो और भी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है यहाँ पर, वो ये है क्वेश्चन नंबर 27। मीनिंग बताना है ऑफ सस्टेन, यहाँ पर मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, और एक्सप्लेन करना है कैसे इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, यहाँ पर 4 पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के। अब देखो आप फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। देखो ये मीनिंग बता रहे, यहाँ पर क्या मीनिंग है डेवलपमेंट का, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले मीनिंग तो बताओगे। यहाँ पर मैंने मीनिंग बता रखा है कि डेवलपमेंट जो कि एनलार्ज करे पीपल की चॉइसेस को, इंप्रूव करे उनकी लाइफ को। बाकी आप जब यहाँ पर इन चारों को मेंशन करोगे, जो भी ये चारों के 4 पिलर्स हैं, इनको मेंशन करने से पहले ऐसा फ्लो चार्ट बना दो, कैसा भी बना दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप लिख दो 4 पिलर्स यहाँ पर, ठीक है, 4 जो पिलर्स हैं, 4 पिलर्स ऑफ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ बिटवीन को BW नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना। ऐसे करके आपने बना दिया, ठीक है। इसके आपने इस तरीके से 4 बता दिया, टेढ़ा मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, पता है वो सब आपको। तो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आराम से। 1+4 का आपका हो जाएगा 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन, 4 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग दीज। तो इक्विटी में क्या क्या होगा, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज सबको देने हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। सस्टेनेबिलिटी में जो भी हम रिसोर्सेज दे रहे हैं उनको कंटिन्यू भी रखो। प्रोडक्टिविटी में हमें क्या करना है, उनको प्रोडक्टिव बनाना है लेबर को, उनको अच्छी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एम्पावरमेंट में हमें उनको अच्छी चॉइस प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। गवर्नमेंट यहाँ पर एनहांस कर सकती है एम्पावरमेंट थ्रू गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़। उसके बाद यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें फ्लो चार्ट जरूर बनाना जहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, एक्सप्लेन करना है क्या स्कोप है मेडिकल सर्विसेज का इन इंडिया फॉर ओवरसीज पेशेंट्स, और कैसे जो आउटसोर्सिंग है मेडिकल टेस्ट का एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हेल्प इन दिस। तो मेडिकल टूरिज्म फॉर 1 मार्क, और एक्सप्लेन करना स्कोप क्या है मेडिकल सर्विसेज का इंडिया में, इसका 3 मार्क, और इसका जो है 3-4, मतलब इसके 2.5 मार्क और इसके 2.5 मार्क, 2.5 तो 5 हो जाएगा ना, 2-2, 2 और 2, 2-4 +1 5। ऐसा वैसे मेंशन होगा उसमें, यहाँ पर तो मैंने मेंशन नहीं करा है बट वहाँ पर मेंशन होगा फाइनल एग्जाम में, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो मेडिकल टूरिज्म की डेफिनेशन मेंशन करो,
बताओ क्या स्कोप है मेडिकल टूरिज्म का इंडिया में, और कैसे यहाँ पर आउटसोर्सिंग की जा रही है मेडिकल टेस्ट की और डेटा इंटरप्रिटेशन की इसके अंदर। तो इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ पर मैंने पॉइंट मेंशन करे हैं। ये देखो यहाँ पर क्या जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है कंबाइन किया जाता है इंटरनेशनल टूरिज्म के साथ, उसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। क्या स्कोप है यहाँ पर, देखो इंडिया में चीप मेडिकल सर्विसेज मिल जाती हैं तो लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो रहा है। यहाँ पर हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप हो रहा है, अच्छे खासे डॉक्टर नर्सिस फार्मास्यूटिकल स्टाफ है। इसकी वजह से जो स्कोप है मेडिकल टूरिज्म का वो बढ़ता जा रहा है। बाकी आप इसमें लिख सकते हो क्या रोल है आउटसोर्सिंग का ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से आउटसोर्सिंग की जाती है मेडिकल टेस्ट की और डेटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, कि यहाँ पर जो रीडिंग है मेडिकल टेस्ट सच एज रेडियोलॉजी इमेजेस अल्ट्रासाउंड टेस्ट एमआरआई, ये अट्रैक्ट एक्यूरेट होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस एंड गिव अटमोस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर टू दी पीपल ऑफ ओवरसीज कंट्री। यानी कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसकी भी आउटसोर्सिंग की जाती है इसके अंदर, उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो स्कोप क्या है मेडिकल टूरिज्म का, इसमें आपको बताना है क्यों स्कोप बढ़ रहा है वो बताना है, और कैसे आउटसोर्सिंग हो रही है उसका क्या रोल है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से आउटसोर्सिंग भी हो रही है, वरना कोई बंदा यहाँ पर बाहर की जो कंट्री है या फिर बाहर का जो कोई हॉस्पिटल है उससे काम क्यों कराएगा, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद इसी में लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके बारे में था वो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है देख लेते हैं एक बार हम। ये है हमारा, इसी में पूछा है कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। तो कम्युनिकेशन के बारे में मेंशन करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। आप रोज कम्युनिकेट करते हो, क्या आपने अगर इसके बारे में कुछ नहीं भी पढ़ा ना तब भी आप आराम से लिख पाओगे। कम्युनिकेशन के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दो कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे यहाँ पर हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना, वर्ड्स का, मैसेजेस का, फैक्ट्स का, आइडियाज़ का। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। दो प्रकार का होता है, ये मैंने थोड़ा इसमें आंसर कम लिखा है, थोड़ा आप इसको और ब्रॉड कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पर्सनल कम्युनिकेशन में आप बता दो पोस्टल सर्विस, यहाँ पर इंटरनेट हो गया, फैक्स सर्विसेज होती हैं, इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप चाहो तो इंटरनेट के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये वो चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हो। और ज्योग्राफी इसी तरीके से होती है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा तो उसका कीवर्ड फाइंड करके अपना थोड़ा माइंड लगा के उसके बारे में लिख के आना, छोड़ मत देना। अटैम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ पता है प्लीज़ अटैम्प्ट एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट तो लिख के आपको आने हैं। मास कम्युनिकेशन है यहाँ पर, तो इसके बारे में मास कम्युनिकेशन भी होता है, इसके बारे में बता दो। हम यहाँ पर एक तरीके से रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मेंशन कर दो। जो सैटेलाइट है, ठीक है, जो सैटेलाइट है वो भी इसी के अंदर आती है पर मास कम्युनिकेशन के अंदर। इसके यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बता दो। तो इस आंसर को अलग तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप इसमें जो इनकी डेफिनेशन मतलब इनके बारे में ना बताते हुए भी आप एक तरीके से ओवरऑल एक ही लिख सकते हो कि कैसे हम यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो लेकिन बढ़िया तरीका यही रहेगा कि आप पहले कम्युनिकेशन के दोनों टाइप्स को बता दो और दोनों में ऐसा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हम इन यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आराम से इसका आंसर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि हमारा मैप वाला है। देखो जिसको मैप आता है ना उसको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगने वाली, 10 मिनट ही हार्डली लगेंगी मैप को सॉल्व करने में। तो मैप को सॉल्व करते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा, पॉज कर लो वीडियो को, मैप को सॉल्व करते हैं। तो एरिया बताना है सबसिस्टेंस गैदरिंग का, तो यहाँ पर 1 दे रखा है। देखो ऐसे करना 29, ठीक है, यहाँ पर लिख देना मैप, ब्रैकेट में वर्ल्ड भी आप लिख सकते हो। उसके बाद फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग 1 कहाँ पर दे रखा है, 1 1 1 1, ये रहा। ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, तो सेकंड कहाँ पर दे रखा है, ये रहा। ये क्या है हमारा जो एन एरिया है नोमैडिक हर्डिंग का, ये हमारा जो है वो है हमारा साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पर जो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में वो बतानी है, तो यहाँ पर सेकंड का हो गया। थर्ड का यहाँ पर क्या दे रखा है, दिस इज ब्राज़ील, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्राज़ील। उसके बाद शिपिंग कैनल दे रखा है, देखो इसमें ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं हटाना भूल गया। शिपिंग कैनल का आप यहाँ पर बना लो, इधर इसको यहाँ पर आप लिख लो फोर्थ। तो ये कौन सी कैनल है, दिस इज यहाँ पर फोर्थ इज पनामा लिख दूँ, पक्का बता दो पनामा लिख दूँ सुएज है ये। ठीक है, मेजर एयरपोर्ट बताना है, सी पोर्ट बताना है, तो फिफ्थ यहाँ पर मेजर, दिस इज पर्थ, यहाँ पर फिफ्थ में लिखोगे आप पर्थ। उसके बाद ए मेजर एयरपोर्ट सिक्स्थ में, सिक्स्थ ढूंढो कहाँ पर है, ये पढ़ा है हमने एडन,
मेरी मैप वाली वीडियो को देख लेना, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद मेजर एयरपोर्ट बता दिया आपने, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, तो 7th ये दे रखा है, दिस इज़ व्हाट, अल्जीरिया। ये एरिया वाइज यहाँ पर पूछी जा रही है, अल्जीरिया। आंसर्स आपको दे रखे हैं हेयर, सो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ब्राज़ील, स्विस कैनाल, पर्थ, एडन, अल्जीरिया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पर तो सातों के सातों मैंने अटैम्प्ट करे हैं, 5 करने पड़ेंगे, तो जो आपको जिनमें पक्का पता है ना वही अटैम्प्ट करके आना, तो आपको यहाँ पर जो है 5 मार्क मिल जाएंगे। 5 मार्क के लिए यहाँ पर लास्ट आपका जो होगा क्वेश्चन, वो होगा ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट करना है, लेबल करना है 5 ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सिंबल के साथ। तो कोई भी 5 मेंशन करना जिनमें आपको नॉलेज है। देखो काफ़ी बच्चों को ना इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। हम ना 2000 जो 11 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। तो देखो अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा गोवा के अंदर, और लोवेस्ट देखने को मिलेगा वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी लेकर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो यहाँ पर हाई जो होगा वो बिहार के अंदर है, हाई सबसे ज़्यादा, लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखना, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और बुक में जो आपका अपेंडिक्स दे रखा है बुक के लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग। तो इतना याद रख लेना, इसके बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितना, मतलब इसको एक बार अटैम्प्ट करते हैं हम। और बाकी मैंने जो वीडियो है ना, उस मैप वाली वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। उसमें जो जो कॉटन है, कन्फ्यूजन हो गया था कि जो कॉटन है उसका जो यहाँ पर लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, वो है गुजरात। ठीक है, वो महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र उसके बाद आता है। ठीक है, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है नहीं वैसे, लेकिन गुजरात इज एट नंबर 1। चलिए फिर हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। आई होप आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा, मेरे साथ करो। इसमें आपको ना खुद से मार्क करना पड़ेगा, आपको ऐसा पॉलिटिकल मैप मिलेगा, इंडिया का पॉलिटिकली मिलेगा, मार्क करना पड़ेगा। और अच्छे से मार्क करके आना, एग्जैक्ट प्लेस मार्क करके आना, हवा में नहीं करना है कि यहाँ पर पता है कि भाई वेस्ट बंगाल में, सॉरी राजस्थान में यहाँ करके आ गए, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट प्लेस। तो एक स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, अभी बताया मैंने सबसे लोवेस्ट कहाँ पर है अर्बनाइजेशन, वो है एचपी में, एचपी दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। ऐसे आपको लिख के हिमाचल प्रदेश लिख देना। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है वीट का, तो वो यूपी है, तो यहाँ पर ऐसे करके इसमें आपको यूपी लिख देना है। उसके बाद झरिया कोल माइन, तो झरिया कोल माइन हमें देखने को मिलती है झारखंड में, J4 झरिया, J4 झारखंड हेयर। इधर आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप क्या, थर्ड। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको प्रॉपर, झरिया कोल माइन। और यहाँ पर आप एचपी लिख रहे हो तो इसको फर्स्ट भी यहाँ पर लिखो, इसमें आपका सेकंड है तो ऐसे बताओ। थर्ड यहाँ पर फोर क्या है, एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, तो ऑयल रिफाइनरी गुजरात में जामनगर ऑयल रिफाइनरी के बारे में पढ़ा है हमने, हेयर जामनगर ऑयल रिफाइनरी। तो यहाँ पर आपको जामनगर ऑयल रिफाइनरी पूरा पूरा लिखना है, यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। फोर्थ, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी बताया मैंने हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वो है अपना बिहार। तो यहाँ पर 5th नंबर का बिहार। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पंजाब का, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पंजाब इज अमृतसर, हेयर अमृतसर। क्या लिखोगे इसमें, 6th करते हुए। उसके बाद मेजर सी पोर्ट है ओडिशा का, तो मेजर सी पोर्ट ओडिशा का, तो ओडिशा का मेजर सी पोर्ट, पराद्वीप के बारे में हमने पढ़ा है, तो जो हमारा पराद्वीप है वो होगा इधर, सो पराद्वीप। ठीक है, इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, मतलब कि एक तरीके से एग्जैक्ट प्लेस मार्क करना, और यहाँ पर नंबरिंग भी आपको लिखनी है कौन से नंबर का क्या है। इसके आराम से मैप के नंबर फ्री के हैं, एमसीक्यूज के नंबर फ्री के हैं। और ये ऐसा सेक्शन भी है, गलत कर दिया तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। कल को एक क्वेश्चन आता है आपने रिलेटेड लिख दिया यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाला, तो थोड़े बहुत नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने गलती कर दी तो वो गलत है, तो मतलब गलत है, वहाँ पर एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी, कैसे आंसर लिखना है, कैसे वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। आप चाहो तो अपने वर्ड में भी आंसर को लिख सकते हो, कीवर्ड जो भी इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करके आना। ठीक है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, फ्लो चार्ट बना लेना, फॉर्मेट फॉलो करना। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर यहाँ पर आप क्या कंटेंट लिखोगे उसके बारे में, मेन फ्लो चार्ट आप चाहो तो बना सकते हो अगर बन रहा है तो। ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन था उसमें बन रहा था। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, जो कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होगा, प्रॉब्लम का सलूशन देते हुए। मैप में आपको पूरी एग्जैक्ट प्लेसेस को मार्क करना है। अगर कल को कोई डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आए तो टेबल ज़रूर बनाना,
यहाँ पर कोई हो गया, उसके बाद यहाँ पर टेबल बना के आपको या फिर ये जो लाइन खींचते हो ना आप, ऐसे करके आपको आना है। और कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक आध पॉइंट तो एक्स्ट्रा लिख ही देना, वो सही रहता है। बाकी आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है। कटिंग का देखो, कटिंग का मतलब ये है, मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट गलती से लिख दिया या फिर यहाँ पर डेंसिटी गलत लिखा है तो ऐसे काटना, ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटते। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रहा हूँ, आप तो बड़े बच्चे हो, बताना पड़ता है ताकि जिसको नहीं पता, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही काफ़ी बार रिपीट हो जाती हैं। गैप दोगे हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 किया आपने, यहाँ पर इतनी, यहाँ पर आधा पेज भर गया, 2 लाइन का गैप दोगे, 2 लाइन का गैप, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी के सभी ने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ लिया है। पेपर आपका अच्छा जाने वाला है, अभी भी टाइम है, आप रिवीजन अपना कंप्लीट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, वीडियोस को देख लो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। हम सभी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करी है यहाँ पर पूरी अपनी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, आपने भी, मैंने भी, पेपर अच्छा जाने वाला है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सारी चीज़ अच्छे से हो जाएंगी। अपना अच्छे से पढ़ के जाना, सुबह उठ के रिवीजन कर लेना पूरा का पूरा थोड़ा सा। और आपको थोड़ा सा टाइम, देखो आपके फाइनल एग्जाम से पहले जब भी आप सेंटर पे जाओगे, उससे पहले घर में आपको जो भी रिवीजन का टाइम मिलेगा उससे आधा एक घंटा पहले रिलैक्स करना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ताकि आपका माइंड शांत रहे। क्योंकि आप अपने आप को थका लोगे ना, फिर वहाँ लिख नहीं पाओगे, वहाँ 3 घंटे बैठ के लिख के आना है आपको। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी देना है ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी हो जाओ अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, उसके लिए भी आपको माइंड चाहिए, माइंड आपका यूज़ होगा। और कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो पहले थोड़ा सोच लेना, आप चाहो तो अपनी यहाँ पर जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट में आप उसके बारे में थोड़ा सा मतलब फ्लो चार्ट या फिर कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो मेंशन कर लो कि मैं 5 नंबर का क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को मेंशन करूंगा, ताकि आप जब यहाँ पर लिखोगे तो आपको आसानी हो, मुझे इन पॉइंट्स को मेंशन करना है। वरना आपने यहाँ पर 4 पॉइंट मेंशन कर दिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए, आपने यहाँ पर गैप भी नहीं दिया था ज़्यादा, कैसे आप फिर उसको लिखोगे? ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको अलग से वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पहले सोच के रख लेना क्या मैं इसमें लिखूँगा। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। पेपर अच्छा ही जाने वाला है, टेंशन नहीं लेना, जो भी चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ज्योग्राफी।